मैं शुभम कुमार और आज हम आप लोगों को ज्वार के बारे में बताने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर शुरू करते हैं। ज्वार 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 के बारे में पढ़ते हैं। बोटेनिकल नेम क्या है? ज्वार का साइंटिफिक नेम क्या है? बोटेनिकल नेम क्या है? यह है सोरघम बाइकलर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बड़ी पोस्ट को एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ज्वार का बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम तो है सोरघम बाइकलर। इसका क्रोमोजोम नंबर, ज्वार का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? ये होता है 20। क्रोमोजोम नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फैमिली ग्रेवनी, ये इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन प्लेस अफ्रीका, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लोरेसेंस, इसके पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? इसके पुष्पक्रम को पैनिकल कहते हैं और या हेड्स कहते हैं। इसमें पॉलिनेशन कैसा होता है? इसमें पॉलिनेशन ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन होता है 5 to 30%। 5 to 30% इसमें ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है। फ्लावर, इसमें फ्लावर जो पाया जाता है वो प्रोटोगायनी पाया जाता है। अभी प्रोटोगायनी के बारे में हम बताते हैं। यूज, इसका यूज कहाँ होता है? सोरघम का यूज कहाँ होता है? सोरघम का यूज ग्रेन में होता है और पाउडर में यूज होता है। दाने में भी यूज करते हैं हम लोग, आदमी खाने में यूज कर लेता है, और गायों को, भैंस को, बकरी को चारे के रूप में भी खिलाता है। इसका टेस्ट वेट कितना है? ज्वार का टेस्ट वेट कितना है? 1000 दाने का कितने ग्राम का होता है? 1000 दाने को अगर हम वेट करें ज्वार के, तो वो कितने ग्राम का होगा? वह 30 से 35 ग्राम का होगा। एसिड, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है ज्वार में? ज्वार में HCN एसिड पाया जाता है। ज्वार एनुअल प्लांट है, मतलब एक वर्षीय प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट है। एनुअल प्लांट मीन्स जो कि अपने पूरे लाइफ साइकिल एक ही सीजन में कंप्लीट कर ले, उससे हम एनुअल प्लांट कहते हैं। शॉर्ट डे प्लांट, जिस क्रॉप के लिए हमें 10 से 12 घंटे से कम दिन की आवश्यकता होती है, उसे हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। और लॉन्ग डे प्लांट, जो 10 से 12 घंटे से अधिक सनलाइट की आवश्यकता होती है, उसे हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। C4 प्लांट भी है। डीप रूट भी एक क्रॉप है। तो ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि C4 प्लांट है, डीप रूटेड क्रॉप है और शॉर्ट डे प्लांट है, और एनुअल तो है ही है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसिड कंटेंट है। ठीक है। और प्रोटोगायनी, इसके बाद से इम्पोर्टेंस और इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं ज्वार का? तो सोरघम इज वन ऑफ द मेजर फूड ग्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में ये बहुत ही अच्छा, फोर्थ नंबर का, हाँ फोर्थ नंबर का, चौथे नंबर का यह इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन में आता है पूरे विश्व में। और थर्ड रैंक इन द मेजर फूड ग्रेन्स क्रॉप आवर कंट्री, और हमारे देश में यह तीसरे नंबर पर फूड ग्रेन्स के इम्पोर्टेंस में आता है, तीसरे नंबर पर। मेजर सोर्स ऑफ स्टेपल फूड फॉर ह्यूमन के लिए बहुत ही यह मुख्य स्रोत है स्टेपल फूड का। इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैटल फीड एंड फॉडर, और जानवर के लिए, एनिमल्स के लिए यह बहुत ही ज़्यादा फीड और फॉडर के लिए भी इम्पॉर्टेंस है, उसका भी स्रोत है उनके भोजन के लिए। हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, यह बहुत ही ज़्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप है। मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा सूखा सहनशील क्रॉप है। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। वाइडली वाइडली ग्रोन इन ड्राई लैंड एरिया, अब सूखा सहनशील क्रॉप है तो इसे जहाँ पे ड्राई रहता है वहाँ पे नहीं पानी दिया जा सकता है, तो वहाँ पे इसे हम ग्रो कर लेते हैं। यह क्या है? वाइडली ग्रोन इन ड्राई लैंड एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा रहता है वहाँ पे भी इसे हम ग्रो कर लेते हैं। एंड लो रेनफॉल एरिया, और जहाँ पे कम बारिश होता है वहाँ पे भी हम इसे उगा लेते हैं। तो इसमें प्रोटीन कितना होता है? 12% प्रोटीन होता है। ये बहुत एग्जाम में पूछता है। फैट 3%, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट 70%, ये इंपॉर्टेंट है। गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, यह बहुत ही अच्छा स्रोत है मिनरल्स का, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक के सारे पाए जाते हैं। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि
4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इनमें से मिनरल किस में पाया जाता है। तो इनमें से मिनरल कोई भी 4 ऑप्शन रहेगा तो उसमें बहुत अच्छा स्रोत इसे माना जाता है, सोरगम को। रेड एंड ब्लैक सोरगम वैरायटी, जो लाल और काली वाली जो सोरगम है, ज्वार है, उसकी वैरायटी कौन सी है? उसमें कंटेन मोर मिनरल्स, उसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। रेड और ब्लैक सोरगम वैरायटी में मिनरल्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। सोरगम रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, जो सोरगम है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। विच कैन हेल्प रिड्यूस कैंसर डिजीज। इस जो सोरगम में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो कैंसर बीमारी को बहुत ही ज़्यादा कम करने का चांस करता है। एरिया, अगर एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया के पास है। जितना भी पूरे वर्ल्ड में कल्टीवेशन किया जाता है तो सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया के पास है। प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूएसए करता है और दूसरे नंबर पर इंडिया प्रोडक्शन करता है। उत्पादन, यील्ड, सबसे ज़्यादा यील्ड अर्जेंटीना का होता है, फिर उसके बाद से यूएसए का होता है। तो एरिया में इंडिया है, प्रोडक्शन में यूएसए फर्स्ट नंबर पे और यील्ड में सब फर्स्ट नंबर पे अर्जेंटीना है। ठीक है। सोरगम डज नॉट प्रोड्यूस टिलर, सोरगम डज नॉट प्रोड्यूस टिलर, लोवेस्ट नोड्स प्रोड्यूस बड मे गिव राइज टू टिलर। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि सोरगम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सोरगम है इसमें से टिलर्स नहीं निकलते हैं। मतलब आपने एक सीड सोइंग किया तो इस एक प्लांट से 2 प्लांट, 4 प्लांट, 6 प्लांट, जैसे धान में, गेहूं में टिलर्स निकलते हैं, ऐसे इसमें टिलर्स नहीं निकलते हैं। इसमें जो लोअर पोर्शन होता है, एक ही प्लांट का, एक सीड से एक प्लांट तैयार हुआ और उस प्लांट के नीचे वाले जो बड होते हैं उस बड से टिलर्स निकलते हैं। मेन सॉइल से नहीं निकलते हैं, टिलर्स निकलते हैं, जो बड होते हैं उनसे टिलर्स निकलते हैं। तो ये एग्जाम में पूछ चुका है कि 4 ऑप्शन देगा तो कह देगा कि इनमें से कौन सा नॉन टिलरिंग प्लांट है जिसमें से टिलर्स नहीं निकलते हैं, तो आपको सोरगम लगाना होगा। ज्वार लगातार अधिक दिनों तक खाने से, आप लगातार ज्वार खा रहे हैं काफ़ी दिनों तक तो इससे आपको पेलाग्रा डिजीज हो जाती है। यह भी एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं उसे बता दूंगा, पूरा आपको जानकारी रख लेना है। ये नहीं कि थोड़ी सा पढ़ें फिर उसके बाद से नहीं पढ़ें तो वो क्वेश्चन आ जाएगा एग्ज़ाम में तो आपसे वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो प्लीज़, हम इसीलिए सारा बहुत जगहों से क्वेश्चन खोज खोज के हमने इसमें रखा है कि आपको कई जगह ना पढ़ना पड़े, एक जगह से काम चल जाए। आप खूब बिलीव करोगे, विश्वास करोगे कि एक जगह से आप पढ़ोगे कुछ ज़रूर छूटा मिलेगा, कहीं और से पढ़ोगे फिर उसमें कुछ और मिलेगा, तो यहाँ पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल कई जगहों का, सब जगहों का एक ही जगह मिल जाएगा। आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा एक ही चीज़ कई जगह से। इंडिया में महाराष्ट्र पहले नंबर पर एरिया एंड प्रोडक्शन में है। तो इंडिया में एरिया एंड प्रोडक्शन किसका है? महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा है। और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसका है? प्रोडक्टिविटी है गुजरात का। तो प्रोडक्टिविटी किसका ज़्यादा है? गुजरात का। और एरिया एंड प्रोडक्शन किसका है? महाराष्ट्र का इंडिया में। क्लाइमेट, इस ज्वार के कल्टीवेशन के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए? इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर जो है कि 7 से 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए? 7 से 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसके पूरे लाइफ साइकिल के लिए, पूरा इसका कंप्लीट करने के लिए इससे कितना टेम्परेचर चाहिए? अच्छा, ऑप्टिमम टेम्परेचर, उपयुक्त टेम्परेचर कितना चाहिए? 26 से 30 डिग्री सेल्सियस। यह जो है ज्वार, यह वार्म टेम्परेट, बहुत ही गर्म मौसम का यह क्रॉप है। वार्म टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट का यह क्रॉप है, जिसके लिए पीएच, ज्वार के लिए पीएच 5.8 से 8 चाहिए, या 6.6 से
8 pH रहेगा तो सही रहेगा इसके सॉइल के लिए। ज्वार के सोरघम के क्रॉप कल्टीवेशन करने के लिए 6 से 8 pH चाहिए। सॉइल, इसके लिए सॉइल कैसा चाहिए? क्ले लोम सॉइल चाहिए। सोरघम के लिए क्ले लोम सॉइल चाहिए या लोमी टेक्सचर चाहिए सॉइल, ठीक है। हाइब्रिड वैरायटी, अगर वैरायटी की बात करें तो हाइब्रिड वैरायटी, तो सोरघम की हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? CSH1, CSH2, CSH5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 और CSH12R, ये वैरायटी है ना, हाइब्रिड वैरायटी है सोरघम की। अब थोड़ा कंपोजिट वैरायटी की बात कर लेते हैं। कंपोजिट वैरायटी में आता है CSV 1, 2, 3, CSV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे ना। और ये सोंडा वैरायटी जो है ये सोरघम की है कंपोजिट वैरायटी। फॉडर में GS20, J263, पूसा चरी, जवाहर चरी, दूधिया, ग्वालियर 304 और उज्जैनी 6। आपको इसमें से वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी वैरायटी कौन इंपॉर्टेंट है हम वो बताते हैं। मल्टिंग कटिंग वैरायटी, मल्टिंग कटिंग बहुत बार एक ही चरी आपने लगाया और उसको बहुत ज़्यादा बार काट काट के खिला रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा वैरायटी सबसे अच्छी है? MFSH7 और CO29। मिक्स क्रॉपिंग के लिए कौन सी वैरायटी है? CSH6। मिक्स क्रॉपिंग करके अगर बोना, दो फसल को आप एक साथ बो रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी वैरायटी है ज्वार की CSH6। और देसी वैरायटी है देवला। और फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी CSH1, यही सबसे इम्पॉर्टेंट वैरायटी है CSH1। पूछता है कि ज्वार का फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सा है, तो ज्वार का फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी CSH1 है। उसके बाद से रबी सीजन हाई यील्डिंग वैरायटी, रबी सीजन में अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी कौन है? वो है M35-1। M35-1 जो वैरायटी है ना, रबी सीजन के लिए, रबी सीजन में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। सीड रेट कितना रखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीड रेट ज्वार का और बाजरा का सीड रेट बहुत पूछता है। तो ज्वार का सीड रेट 12 से 15 kg और बाजरा का 4 से 5 kg होता है। तो आपको याद रखना है कि ज्वार का सीड रेट जो होता है 12 से 15 kg होता है। अगर फाडर पर्पज़ के लिए, ये तो दाने के लिए हो गया 12 से 15 किलो। अगर दाने हमें चाहिए और दाने लेने के बाद से उसे चारे में खिला सकते हैं, लेकिन हमें दाने के पर्पज़ से अगर बोल रहे हैं तो उसे 12 से 15 kg सीड रेट चाहिए। और पशुओं को चारे के खिलाना है, उसके पर्पज़ के लिए अगर हम बो रहे हैं तो 40 से 45 kg हमें सीड रेट बोना होगा 1 हेक्टेयर खेत में। स्पेसिंग कितनी चाहिए? दूरी, अगर हम लाइन से बो रहे हैं, मशीन से बोएंगे, लाइन से बोएंगे तो हमें दूरी कितनी चाहिए? 45 × 12 सेंटीमीटर चाहिए। 45 × 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें बोना होगा। इसमें 1.5 लाख पौधे 1 हेक्टेयर में आते हैं। अगर 45 × 12 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे हम बोते हैं ज्वार को तो 1.5 लाख पौधे आएंगे 1 हेक्टेयर में। और जो सीड है उसको 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई तक ज़मीन में उसे बोते हैं। सोइंग टाइम क्या है? बुआई करने का समय ज्वार का, सोरघम का, अगर खरीफ सीजन में लगा रहे हैं, खरीफ सीजन में लगा रहे हैं तो जून और जुलाई में हमें बुआई करना होता है। खरीफ सीजन में लगाएं तो जून और जुलाई में बुआई करते हैं। आप भी जानते होंगे कि किसी भी क्रॉप का अगर खरीफ में बुआई करना होता है तो जून जुलाई में करते हैं। कोई कोई क्रॉप होता है थोड़ा 1 महीने पहले और लगा देते हैं, जैसे अरहर हो गया तो उसको हम जून में भी लगा देते हैं, मई के लास्ट से जून तक लगाते हैं। फिर उसके बाद से धान को जून में लगाते हैं, हाँ जून में जुलाई में लगाते हैं। तो खरीफ सीजन का मैक्सिमम क्रॉप जून जुलाई में ही लगाया जाता है, जून में अधिकतर ही लगाया जाता है। रबी सीजन में अगर लगाना हो कोई क्रॉप को तो मिड सितंबर से लेकर मिड अक्टूबर तक लगाते हैं। लेकिन इसमें जैसे
आपको इसका स्पेसिफिक याद रखना पड़ेगा, मिड सितंबर से लेकर मिड अक्टूबर तक। लेकिन रबी रबी सीजन का क्रॉप व्हीट है भी है, लेकिन उसको नवंबर में लगाते हैं, अक्टूबर के लास्ट से नवंबर में लगाते हैं। जायद जायद जो है, जायद सीजन में अगर हम लगाना चाहते हैं ज्वार को, तो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक हम लगाते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए 100 से 120 kg, फास्फोरस चाहिए 50 kg और पोटास चाहिए 40 kg। तो इसमें से फर्टिलाइज़र इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि हाईली न्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप है, इसको बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो हाईली लविंग क्रॉप है सोरगम। थिनिंग थिनिंग क्या होता है कि आपने सोरगम को लगाया और एक साथ एक जगह 2 सीड गिर गया, तो दोनों सीड निकल के आ जाएगा, तो उससे दोनों पौधे अच्छे नहीं होंगे, तो आपको एक पौधे वहाँ से रिमूव कर देंगे, तो जो एक पौधा बचेगा वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर देगा, बहुत अच्छे दाने भी उसमें आएंगे। तो इसे हम थिनिंग कहते हैं। थिनिंग में क्या होता है कि पूरे फील्ड में से जहाँ पे 2 पौधा लगा है या कहीं ज़्यादा पौधा हो गया है, पास पास बुआई हो गया है, तो उसमें से जो खराब पौधे होते हैं या जो बहुत पास पास होते हैं उससे हम हटा देते हैं, उसे हम थिनिंग कहते हैं। तो पहली बार थिनिंग कब करते हैं? आपने अगर ज्वार लगा दिया तो पहला थिनिंग 10 से 15 दिन के बाद करते हैं, बुआई के 10 से 15 दिन के बाद, और सेकेंड थिनिंग 20 से 25 दिन के बाद करते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। फर्स्ट थिनिंग 10 से 15 दिन बाद और सेकेंड थिनिंग 20 से 25 दिन बाद। आउट एक्स्ट्रा प्लांट फ्रॉम द फील्ड, ये यह बात लिखा है कि फील्ड से, खेत से जो एक्स्ट्रा प्लांट होता है उससे हम हटा देते हैं, जिसे हम थिनिंग कहते हैं। वाटर वाटर इम्पॉर्टेंट है, एक एग्जाम में यही कई बार पूछा है कि इसका कितना पानी चाहिए ज्वार के लिए, तो 450 से 650 पानी चाहिए, या 45 से 65 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए पूरे लाइफ साइकिल में ज्वार के। सोरघम इज ग्रोन एज ए रेन फेड क्रॉप, सोरघम को हम रेन फेड क्रॉप के रूप में उगाते हैं। रेन्स आर नॉट रिसीव्ड, यदि बारिश हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं बारिश हो रहा है, तो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के समय, फूल आने के समय, एंड ग्रेन फिलिंग, और दाने बनते समय हमें पानी देने की आवश्यकता रहती है। तो आप अगर फ्लावरिंग स्टेज पे पानी नहीं देंगे तो फूल अच्छे नहीं आएंगे और दाने भी अच्छे नहीं बनेंगे, तो आपका प्रोडक्शन सीधे कम हो जाएगा। तो इस समय स्टेज पे यही क्रिटिकल स्टेज है, फ्लावरिंग टाइम पे और ग्रेन फिलिंग टाइम सोरगम का यही क्रिटिकल स्टेज है, इस पर हमें पानी ज़रूर देने की आवश्यकता होती है। क्रॉप रिक्वायर मोर वाटर, क्रॉप रिक्वायर मोर वाटर, क्रॉप को तो वाटर की रिक्वायर तो है ज़्यादा, लेकिन आप इसे ड्रॉट कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। इसे कैमल क्रॉप कहते हैं इसीलिए, क्योंकि ऊँट भी बहुत कम पानी पीता रेगिस्तान में रहता है, तो इसीलिए ये भी क्रॉप बहुत ही कम पानी से चाहिए, इसलिए इसे भी कैमल क्रॉप के नाम से हम जानते हैं। वीड, इसमें कौन कौन से खरपतवार पाए जाते हैं? तो इसमें इकाइनोक्लोबा कोलोनम पाया जाता है एक खरपतवार, इकाइनोक्लोबा क्रसगली। ये कौन सा है? ये सामा, जो धान में नहीं पाया जाता है, सामा धान के पौधे के जैसा ही होता है। इकाइनोक्लोबा क्रसगली, ये कितना धान में बहुत पूछता है कि धान का मुख्य घास खरपतवार कौन सा है, तो इकाइनोक्लोबा क्रसगली है, जिसे सामा के नाम से हिंदी में हम जानते हैं। यही घास घास पाया जाता है ज्वार में, सोरगम में। और साइप्रस रूटेंड्रस, साइप्रस रूटेंड्रस भी पाया जाता है सोरगम में। सोरगम हेल्पेंस, ये भी खरपतवार पाया जाता है। और साइनोडॉन डक्टिलिडान, साइनोडॉन डक्टिलिडान, ये 6 और 5, हाँ ये 5 खरपतवार बहुत ही मुख्य हैं ज्वार की फसल में। इकाइनोग्लोबा कोलोनम, इकाइनोग्लोबा क्रसगली या सामा जिसे बोलते हैं, साइप्रस रूटेंड्रस, सोरगम हेल्पेंस, साइनोडॉन डक्टिलिडान। इसको अगर कंट्रोल करना है इस खरपतवार को, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्री इमरजेंस दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। प्री इमरजेंस का मतलब है
अपने खेत में बुआई कर दिया और उसको जमने से पहले आप उसमें कोई खरपतवारनाशी डाल के और पानी चला दें, जिससे कि वीड कम इमर्ज होगा। तो ये कौन सा दवा है? प्री इमरजेंस दवा एट्राजिन। एट्राजिन तो जो दवा है सोरगम में डाला जाता है और प्री इमरजेंस है। तो ये भी पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा प्री इमरजेंस है दवा, तो आपको बताना होगा एट्राजिन प्री इमरजेंस दवा है। किस क्रॉप में यूज होता है? आपको क्रॉप का नाम देगा, लेग्यूम क्रॉप दे देगा, तो लेग्यूम में एट्राजिन का यूज नहीं होता है। तो आपको वहाँ पे आपको सोरगम बताना होगा, या जो हाँ सोरगम में बताना होगा। तो इसकी मात्रा कितनी लेते हैं? 0.5 to 1 kg पर हेक्टेयर। आधा किलो से लेकर 1 किलो तक हम लेकर उसे पानी में मिक्स करके हमें छिड़क देते हैं, तो हमारा खरपतवार नाशी से हमें छुटकारा मिल जाता है। उससे हम अपने आप क्रॉप को बचा लेते हैं। यील्ड, उत्पादन कितना होता है? यील्ड यील्ड उत्पादन कितना होता है? तो उत्पादन की बात करते हैं। उत्पादन 2.5 से लेकर 3.5 टन पर हेक्टेयर उत्पादन होता है। 2.5 से 3.5 टन उत्पादन पर हेक्टेयर हो जाता है दाने का, और 15 से 17 टन पर हेक्टेयर हे का उत्पादन हो जाता है। 15 से 17 टन पर हेक्टेयर हे का उत्पादन हो जाता है। 50 टन तक हमें चारा भी मिल जाता है। अगर चारे के लिए हम बो रहे हैं तो 50 टन तक हमें चारा मिल जाता है। 50 टन तक हमें चारा मिल जाता है। HCN क्या है? HCN का फुल फॉर्म है हाइड्रोजन साइनाइड। HCN का फुल फॉर्म है हाइड्रोजन साइनाइड। कभी हाइड्रोजन साइनाइड भी पूछ सकता है। HCN का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइड्रोजन साइनाइड। इसे हम प्रीसिक एसिड के नाम से जाते हैं, प्रीसिक एसिड के नाम से। तो हाइड्रोजन साइनाइड को हम प्रीसिक एसिड के नाम से जानते हैं। टॉक्सिक और लीथल टू एनिमल्स, यह जानवर के लिए ना बहुत ही जहरीला होता है, घातक होता है। ज्वार में HCN एक बड़े अणु से जुड़ा होता है। ज्वार में HCN हाइड्रोजन साइनाइड एक बड़े अणु से जुड़ा होता है, जिसे हम ड्यूरिन कहते हैं, जिसे हम ड्यूरिन के नाम से जानते हैं, जो कि एक साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड है, जो कि एक साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड है। नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त मिट्टी में उगाई गई ज्वार में HCN की मात्रा अधिक होती है। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, उस मिट्टी में अगर हम ज्वार को ग्रो करते हैं, उगाते हैं, तो उसमें HCN की मात्रा अधिक होती है। और चारे की वृद्धि के साथ HCN की मात्रा कम हो जाती है। अगर छोटा प्लांट है तो उसमें HCN की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होते जा रहा है उसमें HCN की मात्रा कम होती जा रही है। HCN की मात्रा अधिक पाया जाता है। HCN की मात्रा सबसे अधिक कब पाया जाता है? वह पाया जाता है प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआती दौर में, पत्तियों में नी स्टेज पर, जब घुटने के साइज का हो जाए
तब और ऊपरी पत्तियों में। तो ये 4 बात इम्पॉर्टेंट भी है। एशियन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस फसल में एशियन पाया जाता है, तो आपको ज्वार बताना होगा। एशियन की मात्रा बढ़ती है। एशियन की मात्रा बढ़ती है अधिक नाइट्रोजन देने से। एशियन की मात्रा बढ़ती है कब? अधिक नाइट्रोजन देने से, या खेत में पहले से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है तब भी। लीव्स कंटेन, पत्ती में रहता है 0.5 ग्राम ऑफ एशियन में डाई एनिमल। अगर ना पत्ती में 0.5 ग्राम से अधिक है एशियन की मात्रा, तब वो उससे जानवर का मृत्यु हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआती दौर में हम जो भी होता है ना चारा ज्वार, उससे हमें नहीं खिलाना चाहिए। बड़ा हो जाए क्रॉप तभी उसे काटकर चारे के रूप में खिलाना चाहिए, तो उससे जानवर बीमार पड़ सकता है, एक्सपायर भी हो सकता है। सूखा तथा लवणीयता बर्दाश्त करने वाली ज्वार की किस्म है, जो सूखा भी सहन करे और लवणी है मृदा, उसे भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सके, सहन कर सके, उसके लिए किस्म कौन सा है? CSH9 ये वैरायटी है। ज्वार को कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं, ये पहले भी बताया है, क्योंकि इस क्रॉप सबसे ज़्यादा सूखा सहन कर लेता है। तो ऊँट भी रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा सूखा सहन कर लेता है, तो ऊँट को कैमल कहते हैं, तो इस क्रॉप को भी कैमल क्रॉप के नाम से भी इसीलिए जाने जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेल स्टेराइल वैरायटी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेल स्टेराइल वैरायटी है वो कौन है? कंबाइन कॉफ़ी 60, या इसे CK60 के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। स्वीट सोरगम वैरायटी, जो स्वीट सोरगम वैरायटी है वो कौन सी है? RSSB 96 और NSS 216, ये दोनों वैरायटी स्वीट सोरगम वैरायटी है। मेजर पेस्ट ऑफ सोरगम, सोरगम का मुख्य पेस्ट कौन सा है? वह है सूट फ्लाई, स्टेम बोरर, मिज एंड ईयर हेड बग, ये मुख्य पेस्ट हैं। सॉइल सिकनेस इज कॉज्ड बाय, जो ज्वार है, ज्वार में सॉइल सिकनेस किसके कारण होता है? वह नहीं सॉइल सिकनेस का, हाँ, लिनसीड एंड सोरगम, लिनसीड और सोरगम में सॉइल सिकनेस होता है। सॉइल सिकनेस किस में होता है? लिनसीड और सोरगम में पाया जाता है। विच वीड या स्ट्राइगा स्पीसीज और रूट पैरासाइट वीड है। रूट पैरासाइट वीड कौन सा है? स्ट्राइगा या विच वीड, एग्जाम में पूछता है। 50% फ्लावरिंग आफ्टर यूज फॉडर पर्पज, 50% जब फ्लावरिंग हो जाए अपने फसल का, सोरगम का, तो उसे हम फॉडर पर्पज में यूज करेंगे, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाएगा और वह पशु भी ज़्यादा अच्छी तरह से खाएंगे। जर्मिनेशन इसका हाइपोजियल होता है। सोरगम किंग ऑफ कोर्स सीरियल, सोरगम को किंग ऑफ कोर्स सीरियल के नाम से भी जानते हैं। विच सेल्स आर फाउंड इन द लिप्स, किस प्रकार का लिप्स में सेल्स पाए जाते हैं? विच सेल्स आर फाउंड इन द लिप्स, पत्ती में किस प्रकार का सेल्स पाया जाता है? वह मोटर सेल पाया जाता है। और शुगर परसेंटेज इन स्वीट वैरायटी, जो स्वीट वैरायटी है ज्वार की, जो स्वीट वैरायटी है उसमें शुगर कितना % पाया जाता है? वो 17% पाया जाता है। विच स्पीसीज ज्वार आर ग्रोन इन इंडिया, भारत में किस स्पीसीज को उगाया जाता है ज्वार के? वह ड्यूरा एंड गोनिया, जो ड्यूरा और गोनिया वैरायटी है, स्पीसीज है, इसे हम इंडिया में ज़्यादातर उगाते हैं। विच जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल स्टेराइल, मेल स्टेराइल के लिए कौन सा जीन का हम यूज करते हैं? वह टिफ्ट 60 का हम यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जीन मेल स्टेराइल जीन के लिए। टिफ्ट 60 एग्जाम में ये भी कई बार पूछ चुका है। ग्रेन मॉइस्चर परसेंटेज एट स्टोरेज, जब हम स्टोरेज करते हैं इसके दाने को ज्वार के, तो हमें मॉइस्चर कितना चाहिए? 10 से 12%। हार्वेस्टिंग डन एट ग्रेन मॉइस्चर, अगर हम कटाई कर रहे हैं ज्वार को, तो उस समय हमारे खेतों में कितना % मॉइस्चर रहना चाहिए दाने में? 21 से 24% मॉइस्चर रहना चाहिए। नो टिलरिंग क्रॉप नोन एज, नो टिलरिंग क्रॉप के नाम से किसे जानते हैं? सोरगम को, ये हम पहले भी बताए थे।
डिजीज, इसमें बीमारी कौन कौन से पाए जाते हैं sorghum में? वो है पाउडरी मिल्ड्यू, ग्रेन स्मॉट, हेड स्मॉट, लूज स्मॉट, लीफ रस्ट और लॉन्ग रस्ट भी पाया जाता है, और सुगरी डिजीज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुगरी डिजीज किस में पाया जाता है। तो सुगरी डिजीज आपको बताना होगा कि sorghum में पाया जाता है। सुगरी डिजीज किस में पाया जाता है? sorghum में पाया जाता है, क्योंकि यह सुगरी डिजीज हर किसी क्रॉप में नहीं पाया जाता है, यह इसलिए अलग है एक नाम। तो इसलिए हमें याद रखना होगा कि sorghum में सुगरी डिजीज पाया जाता है। aflatoxin level are higher or less in sorghum than rice higher। जो aflatoxin लेवल है ना, वो अधिक है और लेस इन sorghum, और sorghum में कम है, देन राइस हायर। करेंज टाइप ऑफ एनाटोमी फाउंड इन, करेंज टाइप का एनाटोमी किस में पाया जाता है? तो करेंज टाइप का एनाटोमी sorghum में पाया जाता है। करेंज टाइप का एनाटोमी कहाँ पाया जाता है? sorghum में पाया जाता है। C4 प्लांट है, sorghum C4 प्लांट है। कल्टीवेशन ऑफ ज्वार स्टार्ट इन 1725। जो ज्वार का कल्टीवेशन कब से स्टार्ट हुआ है, आपको साक्ष्य कब से मिलता है कि ज्वार का भी कल्टीवेशन कभी हो रहा था सबसे पहले? तो सबसे पहले 1725 BC में से हमें पता चलता है कि ज्वार का कल्टीवेशन हो रहा था। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन, जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट राजेंद्र नगर हैदराबाद में है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट यह कहाँ है? राजेंद्र नगर हैदराबाद में। ज्वार इज द इंडिकेटर प्लांट फॉर डिफिशियंसी इन सॉइल आयरन, अगर आयरन की कमी है ना, तो यह ज्वार प्लांट बता नहीं देगा, सिम्टम इंडिकेट करेगा कि इसमें आयरन की कमी है। ज्वार कोई क्रॉप लगा हुआ है, उस क्रॉप में आप थोड़ी सी ज्वार को भी लगा देंगे तो वह आपको आयरन की मात्रा को बता देगा कि इसमें कम है, इंडिकेटर प्लांट का काम करता है। तो सीधे एग्जाम में पूछता है कि ज्वार किस न्यूट्रिएंट का इंडिकेटर प्लांट है? इंडिकेटर प्लांट किसका है? तो वो आयरन का इंडिकेटर प्लांट है। इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स, इरोजन परमिटिंग क्रॉप कौन सी है? sorghum है, मेज है, मिलेट है। sorghum इरोजन परमिटिंग का मतलब है कि सबसे ज़्यादा इरोजन किस क्रॉप को लगाने से होता है? तो सबसे ज़्यादा इरोजन sorghum को, मेज को, मिलेट को लगाने से हमें बहुत ही ज़्यादा इरोजन होता है। प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री का होता है व्हेन स्टेमेन मैच्योर बिफोर पिस्टिल इट इज कॉल्ड प्रोटोडेंड्री। यह मक्का, प्याज और शुगर बीट, मक्का, प्याज और शुगर बीट क्या है? प्रोटोडेंड्री। प्रोटोडेंड्री में क्या होता है कि जो मक्के का सबसे ऊपर का फ्लावर होता है वह सबसे पहले मेच्योर हो जाता है, जो कि होता है मेल। तो मेल पहले मेच्योर हो जाए और फीमेल बाद में मेच्योर हो जाए तो उसे प्रोटेंड्री कहते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट उल्टा कि फीमेल पहले मेच्योर हो जाए और मेल बाद में मेच्योर हो जाए, जिसे प्रोटोगाइनी कहते हैं, और जिसे हम प्रोटोगाइनी कहते हैं। तो व्हेन पिस्टिल मेच्योर बिफोर स्टेमेंस, स्टेमेंस से पहले पिस्टिल ही मेच्योर हो जाए, इट इज कॉल्ड प्रोटोगानी, इसलिए हम इसे प्रोटोगानी कहते हैं। प्रोटोगानी कौन कौन सा क्रॉप है? ज्वार में प्रोटोगानी पाया जाता है कि फीमेल पहले मेच्योर हो जाए और मेल बाद में मेच्योर हो। और बाजरा, ज्वार बाजरा दोनों प्रोटोगानी है। डाउनी मिल्ड्यू, जो बाजरे में ज्वार में डाउनी मिल्ड्यू लगता है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, उसका कारण कौन है? पेरोनोस्क्लोरोस्पोरा, पेरोनोक्लोरोस्पोरा और सोरकी यह है। और लीफ रस्ट का कारक कौन है? पक्सिनिया परप्यूरिया, पक्सिनिया परप्यूरिया। फ्रेंड्स, हम किसी बुक का और किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन तो लेकर यहाँ पे फ़ोटो नहीं लेकर आए हैं, लेकिन हम यह बता रहे हैं कि सब बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हम उसको इम्पोर्टेंट बताए हैं। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ज़रूर याद हो जाएगा। हम एक बार इस पूरे क्रॉप को रिवीजन भी करा देंगे, और इसका हम आपको अगर इसका PDF चाहिए तो इसमें हम
QR लगा दे रहे हैं, उस QR को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसमें सही कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।